ये मेरे साथ अभी जो आप देख रहे हैं ये डीआरजी की महिला कमांडोज हैं। कभी नक्सलियों से आमना सामना हुआ? है सर। उस वक्त अगर नक्सली दिख जाए तो बस मन में एक ही चीज होता है कि हाँ मारना है। वो आपको मारने के अगर हम नहीं मारेंगे तो वो सर हमको मार देंगे। से ये जंगल जितना हमें खूबसूरत दिख रहा है ये अंदर उतना ही खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है सर। बस बाहर से खूबसूरत दिखता है सर, अंदर जब जाओ तो फिर समझ आता है इसकी असलियत। मतलब एकदम चट्टान सरीखा हाथ है, किसी को लगेगा तो फिर मजबूत लगेगा। लगेगा सर, अच्छे से लगेगा। इतना सारा बैग और सामान लेके जंगल में? जी सर। 6-7 दिन भी हो जाता है सर, पूरा भीगे बदन में चलना ही पड़ता सर। मैं एक बैग लेके गया था हल्का सा, तो मेरी जान प्राण निकल गए थे कि कितना चलना पड़ रहा है। ये अपना पूरा 8 किलो 10 किलो का राशन ले करके पूरा अपना आर्म्स एम्यूनिशन सब कुछ, और सबको इनको बचा के रखना है। तो ऐसे इंसान तो चल ही नहीं सकता। पहाड़ मिलते हैं, काई मिलते हैं सर, नदी नाला बहुत कुछ। बूबी ट्रैप होता है, वो क्या होता है, उसमें कैसे फंसाते हैं? उसमें जो रॉड हो या फिर बांस से जो नुकीला चीज होता है ना सर, बनाए रहते हैं, उसके टिप में ना वो जहर लगाते हैं। यहाँ तो सबसे खतरनाक है कि आईडी इतना ज्यादा इस्तेमाल। आईडी बहुत लगाते हैं सर, और दिखता भी नहीं है। जानवर तो ऐसे ही भड़कीले होते हैं, और ऊपर से हम लोग जब जाते हैं ना जंगल तो मधुमक्खी भी पीछे पड़ जाती है, प्लस और जंगली जानवर भी, भालू सूअर ऐसे चीज भी हम लोग को मतलब कई घायल कर देते हैं हमारे जवानों को। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी नज़र जो है दुर्गा जी के हाथों पे जाती है। एक हाथ में इनके AK-47 और एक हाथ में मेहंदी लगा रखी है। नारी सशक्तिकरण की इससे मजबूत तस्वीर मतलब शायद ही कोई हो। एक हाथ में मेहंदी लगी और एक हाथ में AK-47 है, और कभी भी किसी भी वक्त दिन रात ये ऑपरेशन में जाते हैं। इनका नक्सलियों से आमना सामना होता है और हर वक्त ये खतरा रहता है कि कोई एक गोली आएगी और आपको शहादत दर्ज करा देगी। डिफिकल्ट तो तब होता है जब मान लो आप ऑपरेशन में पीरियड्स आ जाए। मुश्किल तो होता है उस वक्त पीरियड्स के दौरान। तो अब अच्छा किसको लगेगा सर? यहाँ पे घर पे जो महिलाएं रहती है उन्हीं को थोड़ा चिड़चिड़पन कैसे कैसे रहता है। हम तो और ज़्यादा वहाँ पे बॉडी वेट उठा के पूरा पहाड़ चढ़ती उतरते तो और थोड़ा रहता है दिक्कत, लेकिन मैनेज कर लेते हैं सर। सामान रहता है थोड़ा। आप लोग का दबदबा है? हाँ दबदबा है सर, तभी तो डरते हैं। दबदबा बना रहना चाहिए। हाँ जी सर। इस कंपनी के लिए मुझे रेगुलरली हायरिंग करनी पड़ती है, जिसमें बहुत दिक्कत होती है, और जब मैं फील्ड पे रिपोर्ट कर रहा होता हूँ तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे हर बार 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते थे, जिन्हें मैनेज करना बहुत ही हेक्टिक था। मैं सारे एप्लीकेशन को देख नहीं पाता था, कई बार अच्छे कैंडिडेट्स को हायर नहीं कर पाए, और इंटरव्यू शेड्यूलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। बट मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऊडो के रिक्रूटमेंट ऐप ने। इसमें रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जॉब पोस्टिंग करने के बाद एक ही डैशबोर्ड पर सारी जॉब पोस्टिंग्स का स्टेटस देख सकते हैं, और कितने एप्लीकेशन आए ये देख सकते हैं, किस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्या शेड्यूल है, ETC सब कुछ। अब उसमें से जो भी कैंडिडेट आपको पसंद है उसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हायरिंग की नेक्स्ट स्टेज में डाल सकते हैं। फिर बारी आती है इंटरव्यू शेड्यूलिंग की, जो काफी ईजी प्रोसेस है, क्योंकि कैंडिडेट्स खुद अपने इंटरव्यू स्लॉट बुक कर सकते हैं। और जब कैंडिडेट फाइनल हो जाए तो ऊडो से ही उसका ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट किया जाता है, यानी हायरिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग तक सब कुछ एक जगह। और ये सब कुछ मैं फ्री में कर पाया, क्योंकि ऊडो पर फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है। लिंक बायो में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में चेक करें। मेन वीडियो को कंटिन्यू यहां से करते हैं। इंस्टाग्राम की रीलों में दिखने वाले हीरो या हीरोइन या जो सेलेब्स हैं, उनसे इतर मैं आपको असली सेलिब्रिटियों से मिलाने जा रहा हूँ, जिनको ये देश सेलिब्रिटी कम मानता है। वो एक सिपाही के तौर पे जीवन जीते हैं, लेकिन वो उतना वायरल या उतना फेमस नहीं होते हैं, बट वो जो काम करते हैं वो अद्भुत होता है, बहुत ही कमाल का काम होता है, मतलब अलग लेवल का काम होता है। और मैं मानता हूँ कि असली हीरो ये लोग हैं। ये मेरे साथ अभी जो आप देख रहे हैं ये डीआरजी की महिला कमांडोज हैं, छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर का इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नक्सलवाद की घटनाएं, या जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जो परेशान हुआ, अभी भी लड़ाई चल रही है, लगातार रोज़ इनकाउंटर होते हैं,
उन इनकाउंटर्स में जाने वाली ये लड़कियां, ये जवान हैं जो दिन रात ड्यूटी करती हैं अपने ज़मीन की रखवाली, अपने धरती की रखवाली के लिए। और डीआरजी एक छत्तीसगढ़ पुलिस की एक अलग बटालियन है जो स्पेशल नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई, जिसमें बहुत सारे सरेंडर कार्डर भी शामिल हुए। लेकिन यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनको टेरेन का पता होता है। जहाँ पे हम ये बातचीत करें, मैं बातचीत शुरू करूँगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये सड़क के किनारे की जगह है जो एकदम पूरा जंगल है। और जब ये अंदर जंगलों में जाती होंगी रिपोर्ट मतलब इनकाउंटर्स करने, तो वहाँ क्या स्थिति होती है कि वो यही बताएंगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और अब आप डीआरजी की महिला कमांडो से बात की बात सुनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है बबीता राणा। बबीता। हाँ जी। और आपका? लक्ष्मी तल्लम है सर मेरा नाम। और आपका? दुर्गा ध्रुव है सर। और आपका? लक्ष्मी कुड़िया में सर। तो आप सब लोग इधर आसपास से ही हो? हाँ जी सर, यहीं के लोकल हैं हम लोग। हाँ जी। तो ये आप लोग को करना क्या होता है, ये तो बताओ थोड़ा सा। जो इंस्टाग्राम चलाती हो आप? हाँ जी चलाते हैं। हाँ जी। इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे सेलिब्रिटी वायरल होते हैं, हाँ जी। तो मैं मानता हूँ असली सेलिब्रिटी आप लोग हो। तो थोड़ा बताओ, करते क्या हो आप लोग? हम लोग सर बस हम लोग को ड्यूटी होता है, हम लोग अपने मतलब देश के प्रति अपना निभाते हैं फर्ज। अभी जॉब में आए हैं तो हम लोग ड्यूटी अपना करते हैं, गश्त जाते हैं। गश्त जाने के दौरान बहुत से ऐसी मतलब छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब परेशानी ये वो मुश्किल, फिर भी ये सब चीज़ को इग्नोर करके हम अपना ड्यूटी करते हैं सर गश्त करने के दौरान। तो मतलब आप ऑपरेशन में जाते हो इनकाउंटर करने? हाँ जी जी जाते हैं। तो कभी नक्सलियों से आमना सामना हुआ? हुआ है सर। हाँ जी। क्या सिचुएशन होती है उसमें? उस वक्त सर थोड़ा मतलब मन में एकदम थोड़ा घबराहट सा रहता है, थोड़ा सा डर सा माहौल भी रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना हिम्मत जुटा के मतलब सामना करते हैं, क्योंकि उस वक्त सर अपने आप को हम कमज़ोर नहीं कर सकते, साबित मतलब कमज़ोर करना ही नहीं चाहते हैं। उस वक्त अगर नक्सली दिख जाए तो बस मन में एक ही चीज़ होता है कि हाँ मारना है जी। वो आपको मारने के लिए? अगर हम नहीं मारेंगे तो वो सर हमको मार देंगे। तो और ये जो बोली कि थोड़ा धक धक होती है, ये कितना भी तो होती है सर। नहीं, कितना भी कोई भी बोले कि मैं बहुत वीर हूँ ये और मैं बहुत बहादुर हूँ, जब बुलेट आपके कान के बगल से निकलती है ना, तो एक ही क्षण में घर परिवार माता पिता सब याद आ जाते होंगे। जी मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसी याद आता है सर, मतलब इतना भी नहीं घबराहट। एक बात बताओ, अपना हाथ दिखाओ जरा, कितना मतलब एकदम चट्टान सरीखा हाथ है, कि किसी को लगेगा तो फिर मजबूत लगेगा। जी लगेगा सर, अच्छे से लगेगा। आप कब से हो इसमें? 3 साल हो रहा है सर ये जॉब को जी। 3 साल से ज़्यादा हो गया सर, अभी 1 मतलब सितंबर से 3 साल कंप्लीट होके 3.5 तो समझे। क्या सोच के आई आप फोर्स में? सर बस बनना है, पुलिस बनना है और देश के मतलब काबिल बनना है। मतलब एक होता है ना सर, इसमें मौत और बाकी मौत में, तो बाकी मौत में सर थोड़ा सा ऐसी नॉर्मल है, लेकिन देश के लिए अगर मरो ना तो सब याद भी करते हैं और गर्व की भी बात होती है। मतलब एक होता है सर अपने नेशन के प्रति सर। ये जज्बा एक जवान ही समझ सकता है, ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन खैर जो जवान नहीं है वो भी अपने देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप दुर्गा बताया ना आपने अपना? जी तो आप लोग सब ऑप्स में जाते रहते हो जी और इतना सारा बैग और सामान लेके जंगल में? जी सर जाते हैं सर। बहुत उसमें हेवी वेट रहता है सर, पानी, चावल, 2-3 जैसे 3 दिन का ऑप्स रहेगा, 3 नाइट का, 2 नाइट का, 5 नाइट का, जैसा जैसा बढ़ते जाता है उसके हेवी डाइट देते हैं, जैसे चावल दाल अपना पूरा लेके बैग कैरी बैग करके लेके जाना पड़ता है। ऑप्स में सर क्या है, अपने को तो यहाँ से ही लेके जाना पड़ेगा, अपना खुद का सामान ढो के कोई वहाँ तो अपना नहीं देंगे, बाहर से तो नहीं आएगा, अपना लेके तैयारी करके ही ऑप्स में निकलते हैं। और 5-5 दिन जंगलों में रहना पड़ता है? जी सर। जंगल के अंदर? दिन भी हो जाते हैं सर, मतलब 5 से 7 दिन भी हो जाते हैं सर। कभी कभी सिचुएशन ऐसे होता है ना कि हम उस जगह से निकल नहीं पाते हैं, तो हमको ना अगर 5 दिन का हो 6 दिन का हो सामान लेके जाते हैं, अगर एक्स्ट्रा दिन भी रहना हो ना तो 6 से 7 दिन भी हो जाता है, तो रहना पड़ता है सर बिना नहाए धोए। अपने पास जो भी सुविधा है वो सब हम अपना खाना सब्जी बना के खा के रह लेते हैं सर, उस हिसाब से हमको दिया जाता है राशन।
और उस टाइम पे ये भी रहता है खतरा कि कहीं से फायर आ सकता है। हाँ, जी जी, उस वक्त तो होता है सर, कहीं से फायर आ जाएगा ये, फिर भी हम लोग अलर्ट में रहते हैं सर। हमारी जी जो डीआरजी की टीम होती है ना सर, वो पूरा ग्रुप में मतलब गोल राउंडिंग मतलब रहती है, सेक्शन के हिसाब से टीम टीम में अपना राउंड बना के रहती है सर। अगर कहीं से भी मतलब फायर आने का डर रहता है तो हम एक एक संतरी मतलब अपने बिगाड़ होते हैं वो ड्यूटी करते हैं सर, रात में हो चाहे दिन में हो, मतलब संतरी ड्यूटी करते हैं तो बाकी सोते हैं फिर। क्या नाम बताया था आपने? जी बबीता राणा सर। बबीता, ये बताओ जैसे आप लोग जब ऑप्स में गए या फिर जब ट्रेनिंग वेनिंग होती होती हाँ जी। रहती है आपकी, तो सबसे ज़्यादा जैसे जंगलों में सबसे ज़्यादा टफ चीज़ क्या होती है आपकी? सबसे ज़्यादा टफ चीज़ सर ये होता है कि ना जब हम लोग मतलब चल रहे होते हैं अचानक से मतलब ऑप्टिकल्स मतलब ऐसे ऑप्टिकल्स भी आ जाते हैं ना वहाँ पे, मतलब उतना टफ भी नहीं होता सर। हम तो ऐसे ही बहुत पहाड़ चढ़ते हैं उतरते हैं दिन रात ना, तो मुश्किल नहीं होता सर। फिर भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि टारगेट में कम समय होता है और जल्दी पहुँचना होता है, तो तब थोड़ा सा टफ हो जाता है सर कि हाँ इसको पार करना है, टारगेट तक सही समय पर पहुँचना है। जैसे एक होता है ना कि दूसरी किसी ट्रेन में लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे रहता है कि चलो गोली आएगी हाँ या बुलेट आएगी। यहाँ तो सबसे खतरनाक है कि आईडी इतना ज़्यादा इस्तेमाल आईडी बहुत लगाते हैं सर, आईडी बहुत लगाते हैं सर, और दिखता भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे जगह पे लगाते हैं सर जहाँ पे मतलब हम लोग, जहाँ पे अगर हम लोग का कमजोरी नजर आएगा ना वहाँ पे तो आईडी लोग लगाए रहते ऐसी हैं। जगह लगाते हैं जहाँ ना सर एक ही साइड से पार होते हैं ना, ऐसी जगह उनको मिलता है कि जहाँ हम लोग दूसरे साइड से पार नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे साइड से उन लोग लगाते हैं कि इधर ही से जाएंगे। उनको पता रहता है कि दूसरे साइड नहीं है। ऐसे जैसे कि पहाड़ों के बीचों बीच एक ही रास्ता रहता है, उस कंडीशन में वहाँ लगाया जाता है, तब बचना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि हम लोग को नॉलेज होगा सर, क्योंकि यहाँ के लोकल है ना, तो पता रहता है कि आईडी कैसे लगाया जाता है। उसमें हम लोग पता करते हैं कि इधर उधर आईडी लगा होगा, देखते चलो। हम लोग हर समय मतलब अपने आप को अलर्ट करते हैं, पूरा मानसिक और पूरा उससे अपने आप को करके चलते हैं। ये है, वो दिखता नहीं, समझ जैसे नॉर्मल आदमी नहीं समझ। नहीं सर नहीं समझ पाते हैं इसमें, वो हम ही लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग इसमें ड्यूटी करते हैं ना सर, इसलिए समझते हैं कि कहाँ लगाया जाता है और कैसे जगह रहता है, ये सब पता चलता है सर। और एक एक जो होता है एक बूबी ट्रैप होता है, वो क्या होता है, उसमें कैसे फंसाते हैं? वो ना नहीं, वो ट्रैप बोल रहे हैं स्पाइक नहीं, को। स्पाइक वाला स्पाइक। स्पाइक सर, जो गड्ढा खोद के रखते हैं सर, उसमें बम भी लगाया जाता है और स्पाइक राड लगाते हैं और बांध से जो बनाते नहीं, वो बांध से सुई बना के वहाँ कोचक के रखते हैं। उसके साथ तो दवाई भी शायद मिला के रखते हैं जी, बारूद। जहर लगाते हाँ हैं? हाँ जी, वो जो होती है ना वो स्पाइक, उसमें जो रॉड हो या फिर बांस से जो नुकीला चीज होता है ना सर बनाए रहते हैं, उसके टिप में ना वो जहर लगाते हैं। मतलब जब अगर जवान गिर जाए इसमें तो वो घायल हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। जब भी गिरते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है सर, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर। वो लगाते भी ऐसा जगह में है कि वो पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मल ज़मीन लगेगा वो, लेकिन वो होता नहीं है। है। क्या चीज़ कह रही हो आप? नॉर्मल ज़मीन जैसा रहता है ना सर, उसमें घास फूस जैसा लगा रहता है ना, डायरेक्ट वहाँ घास फूस का ऊपर में परत जैसे बिछा के रखते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है कि वहाँ पर लगा हुआ है, स्पाइक लगा है जो बंद रखता है। होता है ना डंडा, हम ऐसे ऐसे डंडा से ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब बांस का एक रहता है, छड़ रहता है हमारे पास, डीआरजीस भी दिया जाता है, उसको यूज करते जाते हैं हम लोग, मतलब मारते ठोकते जाते हैं। जो गाइड होता है ना वो चलता है ना तो करते जाता है। आईडी के लिए मशीन लेके चलते हो या फिर नजर से? इसलिए रहती है सर, है ना, मशीन भी है जी, मशीन भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अनुभवी लोग जो लोग हैं ना, उनको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि आईडी कैसे जगह लगता है कैसे जगह नहीं, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। अगर वो डिटेक्टर मशीन ना भी हो ना तो अपने तजुर्बा से जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे आईडी लगा हुआ है। तो और पेड़ वेड़ में भी लगाते हैं क्या? पेड़ वेड़ में भी लगाते हैं सर, वायर कहीं भी लगा सकते हैं सर, मतलब कमांड बम प्रेशर बम जो होता है वो जमीन पे लगाया जाता है, कमांड बम तो सर पेड़ वेड़ में भी होता है। वैसे जैसे दर्शकों को बताओ, जो ये स्पाइक ट्रैप बता रहे हैं वो इतना खतरनाक होता है। आप ऐसे समझो कि जैसे कभी आप सीढ़ी से उतर रहे हो और एक आध सीढ़ी मिस हो जाए तो आपका पैर कैसे झटके से नीचे जाता है, तो वो एक गड्ढा होता है और आपको वो चलते रहोगे ऐसे नॉर्मल सड़क से दिखेगा। जी ये नॉर्मल रहेगा सर, जैसे ये घास है वैसी परत ऊपर से लगा रहता है, पता नहीं चलता है कि वहाँ स्पाइक लगा हुआ है। और जब आदमी का पैर अचानक से 3 फीट के गड्ढे में जाएगा तो सोचिए पूरे प्रेशर के साथ, पूरा प्रेशर के साथ ऐसा प्रेशर लगेगा तो पूरा शरीर का नुकसान ही है। फिर मतलब वो फिर ऐसा कई बार रॉड आपके पैर में पूरी घुस जाती है, घुटने तक आ जाती है। जाती है सर, आर या पार भी हो जाती है पूरा।
इतना खतरनाक जगह पे आप लोग काम करते हो और देख करके ऐसा लगता है कि कितना चैलेंज है, मतलब हम लोग का फिर तो कोई चैलेंज लगता ही नहीं जी है। बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है सर एक सोल्जर्स की। समझने वाले ही समझ पाते हैं, नहीं तो अदर व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। बस उनको लगता है ये नॉर्मल नॉर्मल ड्यूटी सोचते हैं सर, लेकिन गश्त तो वाकई सर क्या कह रही हो आप? बहुत सर मुश्किल लगता है सर, नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर सीजन में सर अलग अलग चीज़ें पकड़ना पड़ता है, झिल्ली, बॉटल, पानी, सर बता नहीं सकती हूँ, ऐसे इंसान तो चल ही नहीं सकता। पहाड़ मिलते हैं, काई मिलते हैं सर, नदी नाला, बहुत कुछ। इसमें सामान उतनी हैवी रहता है सर, और बरसात के समय से सर पूरा कीचड़ में चलना पड़ता है, तो मुश्किल लगता है सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, कई बार जैसे जब बरसात में आप ऑपरेशन करते होगे और जूते भीग जाते होंगे और आपको 4 दिन 5 दिन जंगल में रहना है उसी भीगे जूते, चलता है सर, जूते नहीं उतार सकते कि सांप काट लेगा या कुछ? नहीं सर, रहना पड़ता है सर हम लोग को। 4-5 दिन, 6-7 दिन भी हो जाता है सर, पूरा भीगे भीगे बदन में चलना ही पड़ता है सर। रात दिन भर तो चलते हैं, जहाँ थोड़े देर रहते हैं, रेस्ट करने बोलते हैं, तब जाके फटाफट निकाल के तेल से थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, फिर पहन के निकल जाते हैं सर। कंडीशन तो बहुत है सर। पार होने का मतलब सर सिचुएशन जो होता है ना, अगर पार होने का इजी होता है सर, उस जगह से हम लोग ऐसे पार हो लेते हैं जूता उता निकाल के। अगर मतलब संभव ना हो कि हम जूता ना उतारे तो नहीं उतारते सर। मतलब पार हो सक रहे हैं तो जूता पहन के ही पार हो जाते हैं। और अगर सिचुएशन ही ऐसा है कि इतना इतना पानी हो तो जूता उतार के भी क्या मतलब सर चलने में। और जैसे ये जंगल जितना हमें खूबसूरत दिख रहा है, हाँ जी। ये अंदर उतना ही खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है सर। बस बाहर से खूबसूरत दिखता है सर, अंदर जब जाओ तो फिर समझ आता है उसकी असलियत कि क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है जंगल, सब मालूम पड़ जाता है सर। उसको ऐसा होता है कि ये शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। मैं बहुत थोड़ा बहुत देखा हूँ तो। और और सर हम लोग को तो मतलब नक्सली तो डर रहता ही है सर, लेकिन कीड़ा मकोड़ा जानवर उतने ही मतलब हमारे ऊपर भड़कीले होते हैं। मतलब जानवर तो ऐसे ही भड़कीले होते हैं, और ऊपर से हम लोग जब जाते हैं ना जंगल तो मधुमक्खी भी पीछे पड़ जाती है, प्लस और जंगली जानवर भी, भालू, सूअर, ऐसे चीज भी हम लोग को मतलब कई घायल कर देते हैं हमारे अच्छा। जवानों को। हाँ, नक्सली तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है ना, भालू मिल जाए ना तो भालू से भी बहुत घायल हुए हैं सर। और जंगली सूअर वो भी मार देती है आके, बहुत ज्यादा एकदम गुस्सेल होती है वो। मधुमक्खी काटने से पूरा शरीर को नुकसान ही है सर। ऐसा कई बार होगा, हो सकता है कि ऑपरेशन आपका हो गया है सर, हो गया है सर, हो चुका है। भालू भी घायल कर चुका है, सूअर और मधुमक्खी भी घायल कर चुके हैं जवान को। चुका है सर, कई बार भगा चुका है। हम लोग मतलब अपने छुपाव में जो बन सकता है कर लेते हैं बस। बट जैसे मधुमक्खियों का अचानक से हमला हो गया तो ऐसे तो आपका ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो जाता होगा। नहीं होता है सर, लेकिन अफरा तफरी मच जाता है, लेकिन फिर भी कमांडर जो होते हैं हमारे वो संभाल लेते हैं सिचुएशन को। मतलब आगे चल के भागो, अपना आगे जाओ, सेफ जगह पे चले जाओ, और सिचुएशन को जो है ना कमांडर संभाल लेते हैं। मतलब जो परिस्थिति होता है ना, भालू वालू तो अटैक करते हो तो बहुत चोट लगती हाँ, होगी। बहुत चोट लगती है सर, घायल भी हो जाते हैं। हमारे कई जवान इससे भी घायल हुए हैं, भालू, जंगली सूअर, इससे भी घायल हुए हैं। कभी कभी कीड़े मकोड़े भी काट देते हैं, सांप बिच्छू जैसे जहरीले। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी नज़र जो है दुर्गा जी के हाथों पे जाती है। एक हाथ में इनके AK-47 है और एक हाथ में मेहंदी लगा रखी है। जी सर। घर की भी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और आपके जो आपके फोर्स है उसकी भी जिम्मेदारी। जी सर। ये कुछ था आपके यहाँ त्योहार वार? नहीं सर, शौक से लगाई हूँ सर, मेरे को अच्छा लगता है। शौक, एक शौक रहता है कि मेहंदी लगाने का। अब जैसे ऑफिस से आने के बाद अपना शौक पूरा कर लेते हैं सर, जैसे घूम थोड़ा बहुत मेहंदी लगाना, कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं सर। नहीं, अच्छा है, शौक तो पूरे करने चाहिए, हर इंसान का शौक होता है। और हमेशा थोड़ी ना आप बंदूक लिए घर पे भी तो जाते होंगे। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, नहीं हुआ है। आप में से किसी की शादी हुई है? नहीं सर, बैचलर है सर सब। हाँ जी। तभी इतना ज्यादा ऑपरेशन में भी जाते हो आप लोग, ज्यादा बेचैन। हमारे में सर शादीशुदा वाले भी आते हैं ऑप्स। हाँ जी। बच्चे इतना छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई 8 साल के बच्चे। बट नारी सशक्तिकरण की इससे मजबूत तस्वीर मतलब शायद ही कोई हो। एक हाथ में मेहंदी लगी और एक हाथ में AK-47 है, और कभी भी किसी भी वक्त दिन रात ये ऑपरेशन में जाते हैं। इनका नक्सलियों से आमना सामना होता है और हर वक्त मतलब ये खतरा रहता है कि कोई एक गोली आएगी और आपको शहादत दर्ज करा देगी। लेकिन मतलब आपसे देख करके बहुत ही इंस्पायरिंग है ये।
कि मतलब बार बार मैं कहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम या तमाम जगहों के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनका अपना स्ट्रगल है, वो भी मेहनत करके पहुँचे हैं, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, बट ये जो मेहनत करते हैं ना वो आप लोग के चैलेंज सुनने और देखने के बाद, जैसे मैं बस्तर में हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग की तो कोई टेंशन ही नहीं है जी सर। कि अब हमारे यहाँ लोग परेशान है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, हाँ उसका बॉस से चुगली कर दी, उससे चुगली कर दी, मतलब और तनाव ले रहा है, अच्छा आज बॉस ने डांट दिया, आज ये कर दिया, ये उनके चैलेंज तो फिर चैलेंज ही नहीं लगते। सर बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन अब कर अच्छा लेते एक हैं। बात बताओ, जैसे जो उधर साइड में जो नक्सली लड़कियां होती हैं वो भी आपकी तरह एकदम ट्रेंड होती हैं? जी सर, उनको भी ट्रेन दिया जाता है सर, ट्रेनिंग जैसा हम लोग का जैसा ट्रेनिंग होता है ना सर, उनका भी ट्रेनिंग होता है जंगलों में। आप लोग उनकी वो आपके तरह लड़ाका होते हैं? हाँ सर, उन लोग भी अपने तरह लड़ते हैं। वंश उनके पास इसी तरीके उनके पास भी रहता है सर गन। बस देसी हथियार भी बनाते हैं सर, उन लोग देसी हथियार ज़्यादा रखते हैं। हाँ, लकड़ी का जो बनाते हैं, हाथ से बनाया वाला। जो बनाते हैं वो लोग बम वम जो भी है वो ज़्यादा यूज करते हैं। हाँ वो भी लड़ते हैं सर हमारी तरह ज़्यादा, मतलब वो होती है उन लोग भी, मतलब उनका जो लड़ने का है ना सर वो सेम टेक्निक है, मतलब हम जैसे लड़ते हैं ना वो भी लड़ते हैं, हम भी आड़ में रह के मारते हैं, वो ज़्यादा मतलब छुपाव रहता है सर, जैसे हम लोग का छुपाव रहता है उनका भी वो ऐसे छुपाव रहता है। और इसमें तो जैसे आप अभी तो ये थोड़ा बहुत जंगल दिख रहा है, और भी घना जंगल होता है अंदर? हाँ बहुत घना जंगल होता है सर। ये आप घाटी भी देख रहे होंगे ना सर, ये बस बाहर से थोड़ा कम लग रहा है, अंदर से तो और भी है घना। इसमें तो फायर आपको रेंज ही नहीं मिलती कि दुश्मन दिख जाए या कुछ हो जाए? नहीं, हम लोग थोड़े अच्छे जगह में चले जाते हैं सर, जहाँ पे मतलब हम देख सके दुश्मन को, पोजीशन ले सके, इस जगह में हम लोग पहले ही चले जाए रहते हैं। हमको ऐसे जगह रहेंगे तो नक्सली अंदर से मारेगी तो हमको लग ही जाएगा ना, तो हम क्या पहले से ही उनके जो अच्छे जगह है ना उससे पहले ही हम लोग अच्छे जगह में हम लोग पोजीशन लेके बैठ जाए रहते हैं, ताकि हम इसका मतलब ऐसी जगह अगर फायरिंग हो जाता है सर, तो अपना अगर फायरिंग सामने से आ जाता है तो हम लोग को समझ में आता है कि फायरिंग कहाँ से आया, तो हम लोग फटाफट अपना हाथ ले लेते हैं और फायरिंग कहाँ से आ रहा है और देखते हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ फायरिंग आ रहा है उसके बाद आर्ट देख के हम लोग भी फायरिंग करते हैं, मतलब उधर से आ जाता है ना तो समझ में आता है कि कहाँ से आ रहा है, उसके बाद हम लोग आर्ट लेके देते हैं। जैसे आप लोग जैसे फोर्स में हो तो जो पुरुष जवान होगा और जो आप हो दोनों एक टक्कर के हो, बराबर घुस के मारते हो। उधर से जो लड़ने वाले नक्सली पुरुष महिला होते हैं वो ऐसे ही लड़ते हैं आपके? लड़ते हैं सर, वो भी ऐसा ही लड़ते हैं, दोनों बराबर लड़ते हैं। उधर भी पुरुष और महिला होती है, इधर भी पुरुष महिला होती है, लड़ाई तो बराबर की होती है सर। ये जो डीआरजी का फोर्स है, ये आपको बताऊं कि ये जो नक्सल लड़ाई चल रही है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मतलब और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूं तो लोगों को ख़राब लगता है। जैसे कश्मीर में कोई घटना होगी तो उसका अलग टीआरपी है, वहाँ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ कुछ भी घटना होगी तो उस पर ज़्यादा चर्चा होगी। इधर आप समझिए कि ये सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी बीते दिनों कर्रेकुट्टा हिल्स में जो है बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 21 दिन तक चला, और नक्सलियों का वो पूरा एक तरीके से बहुत मजबूत गढ़ था और एकदम टफ 80 डिग्री की पहाड़ियों पे घुस के इन्होंने 21 दिन तक वहाँ मारा, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। कहीं और हुआ होता तो फिल्म बन जाती, वो इस लेवल का ऑपरेशन है। तो डीआरजी के जो जवान है इसमें महिला और पुरुष दोनों, डीआरजी आने के बाद एक गेम चेंजर हुआ है नक्सलियों से लड़ाई लड़ने में। जो दो सबसे बड़ी चीज़ है, पहली चीज़ है सड़क जितना अंदर जाएगी तो सीआरपीएफ वहाँ पहुँचेगी, अपना कैंप लगाएगी। तो सीआरपीएफ ने एक गेम चेंज किया, सड़क बनाकर कैंप लगा के उनको पीछे ढकेला, जंगलों में भेजा, और फिर जंगलों में लड़ेगा कौन, तो कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान और तमाम जो आईटीबीपी या और भी जितने सीएपीएफ के जवान हैं वो सब लड़ते हैं। लेकिन ये जो लड़कियां दिख रही हैं आपको, ये लोकल हैं, इनको पता है ये टेरेन में इस पेड़ के बाद ये खाई हो सकती है, इसके बाद एक नाला हो सकता है, इस जंगल में रहना कैसा। तो इन्होंने वो गेम चेंज किया, इस वजह से आज नक्सलवाद के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो ही जवाब देना। जैसे पुरुष के लिए क्या है कि वो जाता है अंदर लड़ने, तो उसको शौच के लिए कोई बहुत वैसी जरूरत नहीं, तो खुले में कहीं भी चला गया। आप लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए होती है सर प्रॉब्लम, पर फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। क्या है ना, हम भैया लोगों के साथ टीम में अपने रह के ना उनके साथ थोड़ा आदत बन चुकी है, मतलब वो भी हमारे भाई है, पिता है, मतलब पुलिस फैमिली भी एक होती है ना सर। अब फैमिली के अलावा एक पुलिस डिपार्टी होता है जो जंगल में हमारे सर हैं, भैया लोग हैं, वो हमारे भाई जैसे बाप जैसे रहते हैं ना सर, तो उन्हीं के साथ मैनेज कर लेते हैं। अगर वाशरूम कहीं लगता है तो भैया को बोल देते हैं हाँ ठीक है इधर चले जाओ, ऐसे बोलते हैं।
चलते हैं भैया लोग, तो मतलब वो उनके आड़ इसके लिए भी आपको एक निगरानी करने वाला होगा, दूर खड़ा होके जी, देखेगा। दूर रहते हैं सर, टीम रहती है, इस तरफ रहेंगे, या फिर कोई भैया रुक जाएंगे हमारे लिए, अगर शौच जाना हो तो हमको, तो एक भैया रुक जाएंगे हमारे लिए सेफ्टी के लिए, और हम 2 लड़कियां जाती हैं और अपना जो काम है करके आ जाती है, फिर भैया के साथ आ जाते हैं हम लोग, मतलब भैया लोग ख्याल रखते हैं हमारा। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो तब होता है जब मान लो आप ऑपरेशन में और पीरियड्स आ जाए। हाँ हाँ, पीरियड्स में तो बहुत दिक्कत आ जाती है सर, मतलब हम लोग को तो अपना टाइम पता होता है कि महीने का कब आना है कब नहीं, तो हम ना पहले ही मतलब या फिर अब सी नहीं जाती और चले गई, अगर वहाँ आ गया बॉडी ज़्यादा हीट हो जाता है ना सर, तो उस दौरान क्या है ना, जो नहीं आने वाला भी है ना पहले आ जाता है, तो उस दौरान ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपना सामान लेके जाते हैं पहले से, कि अब से का भरोसा नहीं, कितने दिन लग सकते हैं कितने नहीं, और अचानक अगर बॉडी हीट होके आ गया तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे सामान, जंगल में तो नहीं मिलेगा दुकान, हम अपना सामान यहीं से लेके जाते हैं। और उस वक्त तो सर थोड़ा मुश्किल तो होता है उस वक्त पीरियड्स के दौरान, तो अब अच्छा किसको लगेगा सर, यहाँ पे घर पे जो महिलाएं रहती है उन्हीं को थोड़ा चिड़चिड़पन कैसे कैसे रहता है, हम तो और ज़्यादा वहाँ पे बॉडी वेट उठा के पूरा पहाड़ चढ़ती उतरते तो और थोड़ा रहता है दिक्कत, लेकिन मैनेज कर लेते हैं सर, सामान रहता है तो। अब जहाँ पे फिर कमांडर को बोला जाता है कि अगर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो कमांडर को बोला जाता है, तो कमांडर थोड़ी देर क्या टीम को होल्ड करवा देती है। होल्ड करवाने से सर उतने में हम फिर चेंज वेंज जो भी करने का रहता है कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। अगर जहाँ पे ज़्यादा ही अच्छा ना लगे तो कमांडर क्या है वहाँ पे होल्ड करवा देती है टीम को, उसके बाद चाहे दूसरा दिन हो चाहे तीसरा दिन हो फिर मूव किया जाता है उस जगह से। मतलब जैसे कि एक तो बहुत पेन होता है, बहुत किसी को पेन होगा किसी को नहीं हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग सबका बहुत ज़्यादा पेन होगा। और उसमें फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा। जी सर, बहुत मतलब हो जाता है, किसी को हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, बहुत लोग को अलग अलग दिक्कत है, किसी किसी को होता ही नहीं है, लेकिन बहुत लोग को होता है दिक्कत सर। हाँ जी, तो मैनेज कर लेते हैं सर, पेट भी दर्द हो तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो चलने में उस वक्त तो होल्ड करवा देते हैं, उसका थोड़ा अच्छा लगे तो फिर चलो ऐसे। जितने आसानी से बता दे रही हैं बबीता, इतना आसान नहीं होता है। मतलब मैं थोड़ा सा अंदर गांव में गया हूँ, तो वहाँ जाने में आपकी कमर टूट जाती है। हम बाइक से जाते हैं, इनको पैदल जाना होता है, क्योंकि फोर्स का जवान कभी बाइक से और इस तरीके से मूव नहीं कर सकता है, उनको मूवमेंट ना पता चले। पैदल मैं एक बैग लेके गया था हल्का सा, तो मेरी जान प्राण निकल गए थे कि कितना चलना पड़ रहा है। ये अपना पूरा 8 किलो 10 किलो का राशन ले करके पूरा अपना आर्म्स एम्यूनिशन सब कुछ, और सबको इनको बचा के रखना है। इनके साथ एक और बड़ा खतरा होता है कि नक्सली इनसे आर्म्स लूटने की कोशिश करते हैं बहुत बार। उनकी तो ये चाहत होती है जी हमेशा मतलब हमारे वेपन के पीछे, मतलब कभी इनको गोली लग जाए, ये घायल हो जाए और इनका वेपन छीन ले, हम ऐसे करते हैं, मतलब जब भी होता है मुठभेड़ टाइप का। वेपन छीन ले, या फिर ये आपका हेडसेट जो होता है इसको वायरलेस छीन ले। हाँ जी, उन लोग कोशिश करते हैं सर कि जैसे घायल हो जाते हैं ना, उन लोग सोचते हैं कि हम इसका जैसे राइफल हो गया, सेट हो गया, ये सबको उठा ले। उनका कोशिश वही रहता है कि लूट ले इन लोग का सामान। तो आप लोगों के साथ जैसे आप लोग ऑपरेशन में गए हो, तो आपकी महिला जवानों की भी शहादत हुई है? सर वहाँ पे बहुत परेशानी होती है सर, घायल आदत नहीं हुई है अभी तक, मतलब ऐसा नौबत ईश्वर करे कि ना हो सर। बट घायल होते हैं, आईडी लगती है। जी आईडी लगती है तो घायल होते हैं सर, अगर उनके रेंज में आईडी के रेंज में रहेंगे तो घायल होते ही हैं। तो आपने बहुत ब्लड शेड देख लिया होगा, हाँ मतलब जी, बहुत देख लिया, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ देख लिए ना, शायद वो पोस्टमार्टम करने वाला इंसान भी ना देखो, मतलब बहुत कुछ देख लिया हम लोग। जैसे कोई ऐसा हॉरिबल घटना आपको याद हो? बहुत सारे है सर, इधर 26 एंड्री का हो गया, इधर मद्देड़ वाला हो गया, गंगालूर वाला हो गया, फिर इधर बसवारा, बहुत सारा मतलब हो चुका है सर। अब जैसे वो खून देख करके वो शुरू में डर लगता होगा ना, मतलब हम लोग को फर्स्ट में थोड़ा सा लगा सर कि मतलब ये क्या है, मतलब थोड़ा सा एकदम फर्स्ट में जब देखे ना किसी को मतलब मरा हुआ, अब वो नक्सली है फिर भी, तो फिर थोड़ा लगा सर, उसके बाद आदत हो गया सर, उसके बाद हमेशा का ये मुठभेड़ अब होता था, हम देखते थे बॉडी के साथ, तब बॉडी के अगल बगल ही रह के आदत हो गया सर। एक बात बताओ, एक चीज़ और आपका चैलेंज है जो मुझे पता चला कि आप लोग जैसे कोई इनकाउंटर करते हो, मार दिया नक्सलियों को, तो आपको बॉडी भी वापस लेकर आनी होती है उसकी। लेके आनी पड़ती है सर, लेके आनी पड़ती है सर, क्योंकि अब वहाँ पे मुठभेड़ हो रहा है तो अब उनका बॉडी जो होता है ना उसको लेके आना ही पड़ता है, ये नियम है। हाँ ये सर नियम इसलिए है कि क्योंकि मुखबेड़ होता है ना, वहाँ यहाँ का प्रूफ भी चाहिए रहता है कि अगला वाला को कि यहाँ मुखबेड़ हुआ है। अगला वाला ये नहीं मतलब बता नहीं पाएंगे कि यहाँ मुखबेड़ हुआ, कि ऐसी बात बता रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। जब तक उसकी पूरे हथियार, उसका जितना सामान बरामद हुआ उसको ला के यहाँ दिखाना पड़ता है कि ये बरामद हुआ उधर से और इतने बॉडी मिले हैं,
ऐसे बताना पड़ता है सारी चीज़ें, तब जाके कि अगला इंसान भी जान लेता है कि ऐसा हुआ और वहाँ से बरामद हुआ है। एक जो और बड़ा चैलेंज है और सबसे कठिन बात है वो ये है कि जो लोग यहाँ जो लड़ रहे हैं ये भी यहाँ के लोकल हैं और जो नक्सली बने हैं वो भी यहाँ के लोकल हैं। तो अगर इन्होंने किसी का इनकाउंटर किया, उसका गन और उसकी वर्दी ये सब है, तो इसलिए भी लेकर आते हैं कि अगर उसकी बॉडी छोड़ देंगे तो पहले तो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि इनकाउंटर हुआ और हमने मारा। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है कि जब अगर उसने उसकी वर्दी उतार के उसको सामान्य कपड़ा पहना दिया तो फिर वो आम आदिवासी हो जाएगा, तो इनके ऊपर आरोप लग जाएगा कि इन्होंने किसी आम आदिवासी को मार दिया, उसका हथियार हटा देंगे, हो सकता है उसका पैर तोड़ दें, हो सकता है उसको किसी और उसके साथ ब्रूटलिटी कर दें। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ बहुत सारे पत्रकार भी काम करते हैं, लेकिन इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये बॉडी अगर छूट जाएगी तो उसको अगर वो सामान्य कपड़ा पहना दिया गाँव का तो वो लगेगा ही नहीं कि आपको नक्सली है, और नक्सली नहीं लगेगा तो उसके साथ कुछ ब्रूटलिटी कर दे और ये इनके ऊपर आरोप लगा दे फोर्सेस पे कि फोर्स आई और आम आदमी को इस तरीके से मार के चलेगी। ये खतरा होता है। सर ऐसा ही होता है सर, मतलब ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि ये आम आदमी आ जाते हैं, मतलब आम आदमी है ऐसे बोलते हैं सर। इसलिए भी मतलब लाना पड़ता है हमको प्रूफ करके लिए, क्योंकि गांव वाले कल के दिन उंगली उठा देते हैं हम पे कि ये तो आम आदमी को मार के ले जा रहे हैं, गांव वाले को मार के ले जा रहे हैं। गांव वाले को ऐसे ही क्यों मारेंगे सर? हम भी एक पुलिस वाले हैं, हम भी अपना मर्यादा जानते हैं सर। अगर मुठभेड़ होती है तो नक्सली कैसे होते हैं कैसे नहीं, हमको भी पहचान है। और उस रेड जोन में जो होते हैं ना वो आम आदमी भी नहीं होते हैं। इतने अंदर में जंगल में आम आदमी तो जाएगा नहीं सर। कई बार ऐसे होते हैं कि नक्सली मतलब जो बहुत अंदर रहते हैं ना, तो उस जगह पे गांव का तो कोई काम ही नहीं है सर, आसपास तो कोई गांव ही नहीं होते हैं। बट एक बात बताओ, जैसे आप लोग गांव में भी कई बार सर्च ऑपरेशन करने जाते होगे, तो हो सकता है कि कोई नक्सली हो और वो गांव में आकर के सामान्य आदमी की तरह रह रहा है, तो पहचान पाना मुश्किल होता है। पहचान पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन गांव वाले को सबको जमा करते हैं, सर्चिंग करते हैं सर। उसका आधार कार्ड, उसका पहचान क्या है लेके आ जाओ। सब पहले हम लोग प्रूफ मांगते हैं, उसके बाद सर उसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद सबको लेके आते हैं सर। जूता या उनका रहन सहन वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि यहाँ के हैं ये, उनके हाथ पैर से पहचान में आ जाता है सर। क्योंकि बॉडी फिटनेस है ना सर, आम आदमी का वैसे नहीं रहता है। जो नक्सलाइट रहते हैं ना सर, उनका बॉडी फिटनेस थोड़ा अलग ही रहता है, डिफरेंस लगता है। और आप लोग चूंकि इतने दिन से काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता होगा। तजुर्बा है सर अभी पहचाने के, क्योंकि हम लोग लोकल वाले हैं और जो गए नहीं गए उनकी पहचान पहले से पता रहती है सर। यहाँ से इतने लोग चले गए हैं तो उस दौरान पहचान। बबीता एक बार बताओ, वैसे मैंने बहुत सारे अधिकारियों से पूछा और यहाँ के पत्रकारों से भी पूछा कि कैसे मतलब ये पहचानना तो बड़ा मुश्किल होता होगा अगर वो नॉर्मल वर्दी में, अब नॉर्मल कपड़े में है तो वो नक्सली है या फिर सामान्य आदिवासी है। तो एक पत्रकार ने बताया कि जैसे अगर कोई दूर दराज का गाँव है, अगर कोई घड़ी पहना हुआ है तो इसका मतलब वो माओवादी है या फिर वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से कुछ होता है या क्या होता है? नॉर्मल गांव में भी आजकल पहनते हैं सर वॉच। नहीं, पहले के टाइम पे वो बोलते थे। टाइम पे तो जी सर, वो नक्सली जो है ना हर समय वॉच यूज करती है और उनका वॉच भी अलग टाइप से होता है, वो पता चल जाता है सर ये किसका वॉच है किसका नहीं। अभी तो सर नॉर्मल अभी के अगर जनरेशन में बोलूँ तो वॉच हर कोई पहनना पसंद करता है गांव में। लेकिन फिर भी जो नक्सली का जो होता है ना सर, उसका हाथ, उसका शोल्डर, उसका पैर मतलब अलग से समझ आता है सर, क्योंकि वो पहले भी कई मुठभेड़ में शामिल हो चुका होगा, हो सकता है घायल हो चुका होगा, उसके कट मार्क भी होते हैं बॉडी पे, तो इससे भी पता चलता है सर। और उसका आईडी प्रूफ तो ऐसा ही मिल जाता है घर से, और नक्सलियों को तो आधार बनता नहीं है, तो आधार ना मिले ना उस हिसाब से भी हम लोग पहचान कर लेते हैं। और फिर उनका ज़्यादा अगर आइडेंटिफाई ना हो पाए तो उनका फ़ोटो खींच के क्या हम कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म हो गया तो फिर सामान वगैरह चेक कर लेते हैं ना सर सारे, तो पता चल ही जाता है कि वो कौन है जी। और सर वैसे अगर सर्चिंग के दौरान कहीं मतलब घर रहते हैं तो दौड़ के आ जाता है, उसका सांस फूले रहता है और डरा, उसका शकल का मतलब कुछ अलग ही दिखता है उसका, हाँ अलग होता है उसे डरा। तुरंत अगर आओगे ना सर, अगर मान लो किसी जंगल पे मुठभेड़ चल रही है, वहाँ से नक्सली भाग के आया हुआ है और अपने आप को छुपाने के लिए सिविल कपड़ा पहन लिया, तो उसका तो सर तुरंत वाला पैर समझ आएगा, जूता पहनता है वो, और ये शोल्डर समझ जाएगा, क्योंकि ये पोच होती है ना सर, ये पोच ना कट मार्क बनाती है आपके शोल्डर पे, तो ये जो है ना समझ आती है, क्योंकि उनका शोल्डर उस जगह पे घिस जाए रहता है, हमारे जैसे यहाँ से यहाँ तक घिसता है ना सर, लाल लाल कट मार्क बनाती है, उस टाइप का रहता है। और ना उसका सांस फूला हुआ, मतलब तुरंत आए रहेगा ना, उसका सांस फूला हुआ, घबराया हुआ, मतलब पुलिस वाले जाएंगे नॉर्मली बात करेंगे फिर भी वो घबराता रहेगा, कुछ ना कुछ डर रहता है सर। हाँ ये तो मेरे को पहचान लेगी, डरते हैं तो समझ आ जाता है। आप लोग का दबदबा है? हाँ दबदबा है सर, तभी तो डरते हैं। दबदबा बना रहना चाहिए। हाँ जी सर।
डर होना चाहिए। जो भारत के संविधान अगर के खिलाफ जाकर के इस तरीके की लड़ाई, देखिए एक इसके जड़ में जाके समझना होगा, ये माओवाद की जो समस्या है वो बहुत ही अजीब सी समस्या है। दिल्ली से ये कुछ दिखेगी, रायपुर आएंगे तो कुछ दिखेगा, जगदलपुर से कुछ और दिखेगा, बीजापुर से कुछ और दिखेगा, आवापल्ली अंदर जाएंगे तो कुछ और दिखेगा, गाँव में जाएंगे तो बिल्कुल उसका स्वरूप अलग दिखेगा। और एक सवाल ये है कि बहुत सारे सिंपैथाइजर इस इलाके में नक्सलियों के रहे या हैं, तो इसकी वजह यह है कि सरकार से पहले वो पहुंच गए थे तो उनके लिए वही सरकार थे, तो वो अपनी सरकार के साथ, तो हम इस पर एक लंबी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये नक्सली समस्या आई क्यों, और एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से लड़ने के लिए मजबूर क्यों हुआ, और एक दूसरे के खून क्यों। आप जिस जगह पे, जिस इलाके में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ ऐसा भी होता है कि जैसे ये एक डीआरजी की फाइटर है, हो सकता है इनके घर में 3 भाई बहन हो, तो एक डीआरजी में हो सकता है, एक नक्सली में हो सकता है, और एक आम आदिवासी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कभी वो आम आदिवासी दोनों की लड़ाई में फंस गया हो, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं, बहुत ही टफ जगह है और बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि ये सारा आप लोग सर्च करते हो और ये सब तो अब पता चलने लग जाता है, धीरे धीरे आप लोग को आइडिया हो गया है, तो वो लोग भी आप पे नज़र रखते होंगे हमेशा, आप पे भी तो खतरा होता हो जब आप गाँव जाते होगे ड्यूटी छोड़ के? हाँ सर, वो खतरा तो रहता ही है, उनके भी संतरी रहते हैं, उनको जो इन्फॉर्म करते हैं ना, वो भी रहते हैं उस जगह पे, वो लोग पता करते रहते हैं कि हम गांव आ रहे हैं। मतलब हम जब भी अफसर जाते हैं ना, तो उनको पहले से रहते हैं उनके इन्फॉर्मेशर, तो खबरी जो उनके होते हैं संतरी, वो बता देते हैं। मतलब जितना भी हमारा मूवमेंट रहता है ना, वो ज़्यादातर उनको बताते हैं। कई बार तो जैसे डीआरजी के जवानों पे से अकेला पा करके भी तो हमला किया कुल्हाड़ी से या जी जी, जैसे मार्केट होता है, मुर्गा बाजार हो गया, मार्केट हो गया, ज़्यादा हद से ज़्यादा मार्केट होता है ना, वहाँ पर होता है सर, जवानों को ज़्यादा कुल्हाड़ी से मारना। मेला बाजार जैसे होता नहीं है सर, गांव में अगर जवान चले गया तो वैसे ही मारकाट होता है। ऐसे करते हैं अकेले को देख के वो अपना जो है ना, डीआरजी का अगर कोई जवान मतलब अकेले में मिल गया ना, अकेले को देख के ऐसे करते हैं। और सामने से आपसे नहीं लड़ेंगे अगर आप लड़ेंगे सर, वो सामने से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अकेले को देखेंगे ना तो मौके का फायदा उठा लेते हैं। कई बार हो चुका है, हमारे जवानों को कई घायल कर चुके हैं अकेले में देख के। ये एक गुरिल्ला लड़ाई चल रही है ना, कि उनको भी पता है छिप के लड़ना है, उनकी संख्या इतनी है नहीं, ये भी गुरिल्ला फाइटर ही है। मतलब अब इन्होंने वो डीआरजी इसीलिए गेम चेंजर है कि इनको पता है ये टेरेन क्या है और कहाँ जाना है, और ये जगह खड़े जहाँ, ये तो एक शहर के थोड़ा पास का इलाका है, अंदर तो आप बूझमाड़ के जंगल या दंडकारण्य जो जंगल का इलाका है, वो तो अलग ही दुनिया है, वो तो ये जाते होंगे तो इनको पता चलता होगा। और कई जंगल ऐसे भी होते हैं क्या कि आप गए और सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुँचती नीचे, इतना घना जंगल। जी, माड़ क्षेत्र में है सर वो घना जंगल, सबसे ज़्यादा माड़ क्षेत्र। और घास तो ऐसा, जैसे हम वहीं पर खड़े भी रहेंगे ना सर, घास में पता नहीं चलता है कि वहाँ पर और जवान हैं हमारे, इतना बड़ा बड़ा घास रहता है सर वहाँ पर। माड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घना जंगल है, बूझमाड़ जो। जी जी जी। और सांप वाप का भी डर होता है क्या? हाँ सर, सांप वाप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ा सबका डर रहता है सर वहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ जहरीला सांप वगैरह काटेगा तो रात में दिक्कत हो जाती है। फिर उसके लिए दवाई अगर सांप काट भी लेगा ना, तो उसके लिए पूरा सामान रखे रहते हैं, दवाई मेडिकल किट रख लेते हैं सर। मेडिकल किट रहता है सर साथ में, हर टीम को मेडिकल किट दिया जाता है। जैसे कीड़ा मकोड़ा जैसा जानवर कुछ काट लिया, उसके लिए मेडिकल किट सबको दिया जाता है। हर सेक्शन में बढ़ता है, जैसे एक टीम में 5 सेक्शन होता है, 5 सेक्शन में बढ़ता है कि अपने पास मेडिकल किट रखना है। जैसे अचानक किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत उसके लिए कि मेडिकल किट तो रख देते हैं अपने साथ रखने के लिए। थोड़ा गन आप ऊपर करके दिखा सकते हो? ये 47 है जी। ये लोड तो नहीं है? नहीं सर, अभी पता लगा लोड है तो तौफीक की आखिरी रिपोर्ट हो जाए। नहीं सर, लोड नहीं है सर। खैर ऐसा, हाँ, मजाक की बात है। तो ये इसका ये नुकीला पार्ट है, ऐसा रहता है जी। और ये ऐसा है, और इसमें एक बार में 30 गोलियां लगती हैं ना शायद? हाँ जी, 30 राउंड रहता है एक मैगजीन में। फिर सिंगल, जैसे ये सर ये सिंगल है, इसमें ऑटोमेटिक यानी कि पूरा एक साथ चला जाता है, ब्रस्ट फायर बोलते हैं। हाँ, एक साथ अगर 30 चले जाए ना सर, वो भ्रष्ट है।
मतलब ब्रस्ट फायर। जैसे मैं अभी बोलूँ तो जैसे अगर मैं एक बड़े भाई की नज़र से देखूँ तो बबीता को देखो एकदम जैसे छोटी सी बच्ची जैसी लगती है और एकदम AK-47 लेकर के। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 28। 28। सर जी 28 रनिंग। इसका हाथ देखोगे तो एकदम ऐसे चट्टान जैसा हाथ है, जैसे इनका दीदी का देखोगे तो ये सब इतने जैसे पत्थर जैसे हाथ हैं कि किसी को अगर पड़ेगा तो कायदे से लग जाएगा। वो कोई सॉफ्ट हैंड नहीं है क्योंकि हथियार इन्होंने पकड़ पकड़ के बन चुके हैं सर, बहुत ही मजबूत हथियार जैसा ही हथियार को पकड़ते हैं ना, मतलब ज्यादातर ऐसे तो बट इसको पकड़ के अलग फील आता होगा एकदम। अलग, इसको पकड़ के ही अलग मतलब एकदम प्राउडली वाला फील आता है सर, मतलब देश के लिए कर रहे हैं तो होगा ही सर प्राउडली वाला फील। और इसको बहुत ख्याल भी रखना पड़ता हाँ, है। ख्याल बहुत रखना पड़ता है सर, इसको साफ सफाई भी करना पड़ता है, नहीं तो ये वक्त आने पे जंग लग जाएगी, नहीं तो फिर रोक पड़ जाएगी। इसके भी बहुत सारे हैं ना। आ जाओ आप इधर आ जाओ। अरे आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप आओ ना, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या ये इधर आ जाओ। ये जो है ये इनके दरोगा जी हैं। आप बताओ क्या बता रहे थे? सर ये ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया जाता है कि इसको दो रूप में देखना है। एक देख रेख के लिए सबसे पहले इसको गर्लफ्रेंड टाइप का इसका देख रेख करना है, साफ सफाई, ताकि इसमें रोक ना लगे, आपको जंगल में आपका पूरा साथ दे, ये कहीं रुके ना। और दूसरा बताया जाता है कि इसको ये माँ है, जब जंगल में लड़ाई होगी तो ये आपका जान बचाएगी। गर्लफ्रेंड और माँ दोनों जो है इनकी। AK-47 खैर लड़कियों के केस में बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। जीवन साथी बोला सर, यस सर, क्योंकि पूरी चीज छोड़ के जा सकते हैं पर हथियार को नहीं। हर हाल में मरेंगे भी लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हर हाल में लेके ही चलते हैं, क्योंकि ये रहना बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये जान बचाता है, इसके बिना कुछ नहीं है अपना। एक पुलिस का यही एक है कि हथियार से ही लोग हाँ, जाती हथियार है सर ये हमारा, मतलब हमारा सुरक्षा भी करता है, और इसके बिना शायद हम कोई जो सामने लड़ रहा है उसके पास भी इस तरह की गन है। हो सकते हैं सर, जिसके पास मतलब हो सकता है उनके पास भी हो, कई लोग के पास रहता है, कई लोग के पास दूसरा वेपन रहता है, उनके पास भी रहता है वेपन, लेकिन वेपन भी इंसास AK SLR बहुत सारी चीज़ होते हैं ना सर, तो उनके पास भी अलग अलग हथियार होते हैं जैसे हमारे पास होते हैं। चलो आप लोग अपना लड़ाई जारी रखो और हम तो चाहेंगे कि ये खून खराबा बंद हो जाए, और जो लोग हैं जैसे सरकार अपील कर रही है कि भाई सरेंडर हो जाओ। बहुत सारे बड़े बड़े इनके काडर के लोग, बड़े बड़े नेता लोग, लीडर जिनको CC मेंबर या पोलित ब्यूरो बोलते हैं, वो सरेंडर कर गए हैं या मारे जा चुके हैं। तो एक देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से एक तारीख दी गई 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर देंगे इस देश से, नक्सलवाद खत्म कर देंगे। वो तारीख आने में अभी समय है, लेकिन जब 2 साल पहले ये ऐलान किया गया था कि ऐसा होगा तो लोगों ने हंसा, मजाक उड़ाया। ये कोई बैंक का खाता खुलाने जैसा थोड़ी ना कि एक तारीख दे दी और उस तारीख को ये हो जाएगा, क्योंकि इन जंगलों में ऑपरेशन करना और बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आप सुन रहे होंगे, तो लेकिन असंभव सा लगता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो DRG के जवान और जो CRPF के कैंप बने और जिस तरीके की ऑपरेशन करते हैं, उससे लोगों को संभव लगने लग गया है। और पुराने लोगों से पूछता हूँ कि आप ऐसा कह रहे थे, तो बोलते यार अब हम लोग को भी अपने पे डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के जवान भी थे या फिर जो CRPF के जवान थे, उनसे पूछते थे ऐसा हो जाएगा क्या, तो बोलते थे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है और कैसे होगा इस टाइप से। लेकिन अब जो इन्होंने बहुत असंभव को संभव करने की दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं और इनको सफलता मिले, हम एज ए पत्रकार, एज ए देश के नागरिक चाहेंगे कि खून खराबा बंद हो, क्योंकि ये भी जो लड़ रही हैं ये भी आदिवासी हैं, जो उधर से लड़ रहे हैं वो भी आदिवासी हैं। उनको कुछ दूसरी चीज़ें बता दी गई हैं जिनको वो, जैसे मैं बहुत सारे सरेंडर कार्डर से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ माओवाद क्या है, तो उनको पता नहीं है, बस उनके हाथ में हथियार थमा दिया गया। और जिनको पता है वो अब उस पागलपन में है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते। आप किसी देश की फोर्स से कैसे जीत सकते हो? इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी है। और जो लोग भी नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि ये ऐसे इलाके यहाँ पे सरकार का विकास नहीं पहुँचा, और सरकार का विकास नहीं पहुँचा इसीलिए नक्सलवादी पहुँचे। और इतना दिन से आप देखो कि 60 साल किसी 1960 से 1980 से इस इलाके में चल रहा है, तो 45 साल इंसर्जेंसी एक इलाके में पलना पुलना और आगे बढ़ना, ये मजाक बात नहीं है। वो भी जब डायरेक्ट कोई विदेशी कनेक्शन नहीं है, तो कुछ तो मोटिवेशन इनको दिया, लोग जुड़े, इनके गांव के लोग जुड़े। हो सकता है इनके गांव से कोई माओवादी बना हो, और हो सकता है इनके गांव से DRG बनाओ, एक ही गांव के 2 तरह के लोग निकले।
तो वो जो लड़ाई इतने दिन तक चली, वो जो समय था, या फिर आपने सरकार नहीं पहुंची तो आप आए और आपने कहा हम ही सरकार है, और आपने एक मकसद दिया जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि नक्सलियों ने क्या दिया इस देश के, यहाँ के गांव के लोगों को? अगर सरकार विकास नहीं पहुंचा पाई तो नक्सली कौन सा विकास करके? नक्सलियों की वजह से तो और विकास नहीं पहुंचा। सड़क नहीं बनने दे रहे हो आप, बम से उड़ा दे रहे हो। स्कूल बन रहे हैं तो आप उसको बम से उड़ा दे रहे हो। बच्चों को नहीं पढ़ने दिया सालों साल। जो शिक्षा दूत हैं, जो बेचारे गांव के लड़के 10वीं तक जैसे तैसे पढ़ाई की, उनको शिक्षा दूत बनाया गया तो उनको मार दे रहे हो आप। शिक्षा नहीं पहुँचने दी, हॉस्पिटल भी तोड़ा है कि अस्पताल में इलाज नहीं होगा। मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश किया यहाँ के लोगों को कि आम आदमी, जो गांव का सामान्य आदमी, आप कहोगे कि ये आदिवासी ये नक्सली समर्थन क्यों कर रहा है, उसको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया कि यहाँ के आदिवासी सड़क पे नहीं चलते थे, सड़क के किनारे चलते थे, कि सड़क जो है सरकार ने बनाई तो हम इस पर नहीं चलेंगे। इस तरीके का ब्रेन वॉश किया गया लोगों को। और ब्रेन वॉश क्या किया गया, मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेन वॉश दूसरा शब्द होता है, वो उस ब्रेन इंटीग्रेशन के साथ ही पैदा हुए यहाँ के बहुत एक बड़ी पीढ़ी, कि उसकी माओवाद की विचारधारा के समर्थक होने के साथ साथ पैदा हो, क्योंकि गांव में घर में माँ बाप पिता सब उस विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, जो ये कह रही है कि हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हथियार उठा करके लड़ रहे हैं। बट वो इसका इतना कुरूप चीज़ है, इतना उसको जो बताते हैं तो ये नहीं बताते कि यहाँ पे गांव वाले आम कितने मारे गए, जिनको मुखबिर बता करके, जिनको ये बता करके पेड़ से बांध करके मार दिया, जान से मार दिया, गोली मार दी, उनके बारे में बात नहीं करते। यहाँ के जो आम आदिवासी मारे गए, ऐसा भी कई बार हुआ है और फोर्स पे भी आरोप लगा है कि क्रॉस फायर में लोग मारे गए, आम आदिवासी मारे गए। सिलगेर में जो है घटना हुई थी, उसमें 5 आदिवासी मारे गए, तो ये कहा गया कि जवानों ने मारा है, उसका मुकदमा चल रहा है। जवान कहते हैं कि भाई हमारे कैंप के अंदर घुस आए थे और हमारे कैंप को आग लगाने जा रहे थे, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा मोटिवेटेड थे, तो हमें फायर खोलना पड़ा। वो जो होगा कोर्ट में तय होगा। लेकिन आप ये देखो जड़ में क्या है। फोर्स तो हर जगह है, पूरे देश में है, हर जगह। मैं मानता हूँ कि कई बार पुलिस के लोग या जो कर्मचारी होते हैं वो आम लोगों के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, ये बात हो सकती है, संभव है, लेकिन गोली नहीं मारेगा, कभी भी गोली नहीं मारेगा। यहाँ पे जो लोग आम आदमी मरे हैं उसकी वजह क्या है? नक्सली अगर नहीं होते तो क्या आम आदमी गोली की रेंज में आता, जद में आता? ये जवान क्या पागल हैं कि बंदूक लेकर के जंगलों में अपनी जान हथेली लेके घूम रहे हैं? ये लड़ रहे हैं सॉवरेनिटी के लिए कि शांति आए। शांति आएगी तब। कई बार होता है, हर बार अहिंसा से काम नहीं चलता है, शांति स्थापित करने के लिए भी हिंसा करनी पड़ती है, और ये हिंसा कर रहे हैं। आप इनसे बात करेंगे तो ऐसा जैसे ये बता रही थी तो कि अफसोस होता है कि कोई मर गया, लेकिन अब क्या करेगा, कोई चारा नहीं छोड़ा है। आप बंदूक उठा कर घूम रहे हो, आप बम से उड़ा दे रहे हो स्कूल कॉलेज बस, आम लोगों को मार दे रहे हो, बस जला दे रहे हो। तो वो स्वरूप, वो चेहरा, उसकी बात नहीं होती है। इसकी बात होती है कि भाई विकास नहीं पहुँचा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ विकास पहुँचना बहुत ही दूर की कौड़ी। मैं रिपोर्ट करूँगा तो आप देखना उसमें कि लगेगा यार 70 साल बाद 80 साल बाद ये भारत देश का हिस्सा है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है ना कि नक्सलियों ने भी नहीं पहुँचने दिया, और उससे पहले जो सरकार थी उसने भी ध्यान नहीं दिया इस इलाके को, क्योंकि आदिवासी इलाका है, इसको ऐसे ही छोड़े रखा। तो जब सरकार नहीं पहुँची तो माओवादी पहुँचे, एक विचारधारा पनपी, हथियार आया, गोली खून खराबा 45 साल से चल रहा है। अब ये है कि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों सामने बहुत कुछ झेला देखा है। और हर आदमी के पास, ये जो बीजापुर ज़िला है, बस्तर के 7 ज़िले हैं, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर है ना, ये 3 ज़िले अभी भी बहुत नक्सल इफेक्टेड इलाके हैं। हो गया है बोलते हैं सर। नारायणपुर अब थोड़ा मुक्त हो गया है सर, मुक्त हो गया है, लेकिन बीजापुर और सुकमा हमारा बच्चा ही है सर अभी, बीजापुर और सुकमा। मतलब ये बात समझिए कि अगर देश का कोई आखिरी नक्सली मारा जाएगा या आखिरी नक्सली समर्पण करेगा तो वो बीजापुर ही होगा। ये इतना कोर, इतना इनका गढ़ है। मतलब आप जिस सड़क पे हम खड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि बात खत्म करूँ, इतनी सारी कहानियाँ कि बताते बताते थक जाए। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क पे आना मुश्किल था। ये अभी कुछ दिन पहले देखेंगे, डबल लेन की सड़क बनी है, पीछे बस स्टैंड है, लोग डरते थे इधर आने से, इसके आगे नक्सलियों का रास्ता। आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर ले रहे हैं, ये बात नहीं कर सकते थे, कहाँ से फायर आ जाए किसी को नहीं पता। ये स्थिति थी। एक एक सड़क को बनाने के लिए जवानों का खून लगा है, इसमें सिर्फ डामर और गिट्टी नहीं मिले जी, 100 से ज़्यादा जवान शहीद। यहाँ जो रोडें बनी हैं सर, उसमें सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं। रोड केवल कंक्रीट कहीं नहीं है, समझ लीजिए इसमें जवानों का खून भी मिला हुआ है। इस सड़क को बनाने में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, इस सड़क को बनाने, ये तारलागुड़ा जाती है, तेलंगाना बॉर्डर को जोड़ती है। इस रोड का भी वाला गंगालूर जो रोड जाएंगे, आप बस स्टैंड जो बात कर रहे थे,
वहाँ से गंगालूर मात्र 20 से 25 किलोमीटर है। सैकड़ों जवान वहाँ उस रोड के निर्माण में शहीद हुए हैं। सुकमा जाएंगे आप, दोरनापाल से जगरगुंडा रोड है, आज भी कुछ बचा हुआ है, आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसमें भी हजारों जवान शहीद, लगभग सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं उस रोड को ही निर्माण करने में। तो ऐसा नहीं है, यहाँ हर सड़क का एक अलग कहानी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं तो देश के हर आदमी, इलाके के लोगों को देखना चाहिए। ये हर कोने के जवानों ने, मतलब कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा देश का जिसने यहाँ शहादत नहीं दी है, और जिसने सड़क बनाने में, और सड़क बनाते थे, इन्होंने थोड़ी सड़क बनवाई, सुबह तक इतना टेरर था कि सुबह तक सड़क बनी, शाम को ठेकेदार वापस आ गए, वो आए, आईडी लगाई, चले गए। फिर किसी समय कोई गाड़ी गुजरी, उसको ब्लास्ट कर दिया, एम्बुश लगा के अटैक कर दिया। तो इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में हुई, और ये मुझे लगता है कि ये बस्तर पूरी दुनिया में सबसे अलग है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही घना है, बहुत ही, हर दूसरे जगह पे आपको झरने, नदी, नाले, इतनी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटी है, और उतना ही खतरनाक है। कई दफ़ा तो जो कश्मीर में ड्यूटी कर चुके सीआरपीएफ के जवान हैं, वो कहते हैं कश्मीर से ज़्यादा बस्तर में नौकरी करना कठिन है, क्योंकि वहाँ आपको पता होता है कि सामने से पत्थर आ रहा है, या वहाँ आपका जो दुश्मन होगा एक बार में 4-5 से ज़्यादा की संख्या में नहीं होगा। यहाँ तो 400-500 की संख्या में आते हैं, मतलब आपको एम्बुश लगा करके घेरे हुए है, और बीच में अगर मान लीजिए 25 जवान, जैसे एक 76 जवान शहीद हुए, कहीं 55 जवान शहीद हुए, कहीं 22 जवान शहीद हुए, तो वहाँ दुश्मन, यहाँ तो दुश्मन दिखता ही नहीं है। फायर कहाँ से आ जाएगा, कौन सी आईडी उड़ा देंगे, यहाँ जेड+ सिक्योरिटी ये सब कुछ नहीं काम करेगा। जब सड़क ही उड़ा देगा तो कहाँ से आप कर लोगे। तो ये सबसे मुश्किल टेरेन है जहाँ पे ये जवान, इनकी टीम, डीआरजी की, सीआरपीएफ की, और तमाम छत्तीसगढ़ पुलिस के फोर्स, बस्तर फाइटर, जितने भी यूनिट हैं, और सुरक्षा बल में अगर किसी का नाम भूल जाऊँ, इवन एयरफोर्स ने बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे। जब इनको, कई बार होता है ऑपरेशन में गोली लग जाए तो एयरफोर्स इन्हें एयरलिफ्ट करती है अस्पताल पहुँचाने के लिए। तो सबका बहुत मेहनत है, और सब चाहते हैं कि ये नक्सलवाद ख़त्म हो, ये गोली बंदूक ख़त्म हो। ये भी चाहेंगे कि ये नॉर्मल ड्यूटी करें, किसी थाने में बैठ करके ऐसे मुकदमे लिखें जिसमें चोरी हुआ है, जिसमें ये नॉर्मल अपराध होते हैं। क्यों, इनको कोई शौक़ नहीं है। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और ये हमारी बहनें हैं जो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। इनके लिए आप लोग दुआ करते रहिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं, शुक्रिया।